हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल ऊन से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर 15 जो था वो सामाजिक विज्ञान का आर्थिक विकास, उसका पार्ट 2 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक हमारा फर्स्ट है उत्पादन के साधन। प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेक विध साधनों का उपयोग होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है, जैसा पहला जमीन, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा नियोजन। तो ये 4 पार्टों के अंदर उत्पादन के साधनों को बांटा गया। यानी उत्पादन अगर आपको करना है तो आपको अपनी पास जमीन चाहिए या भाड़े की या खुद की, पैसा आपके पास चाहिए, श्रम मजदूर हमें चाहिए, नियोजन यानी पैसा को हमें लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला देखते हैं जमीन। सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी के ऊपर की परत को हम जमीन कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति, ठीक है। जमीन मतलब क्या? सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति, अर्थात यहाँ पे जमीन, यहाँ पे उसके बाद धरातल में आई हुई खनिज धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक संसाधन है। तो दूसरा पूंजी मतलब यहाँ पे मनी से है, पैसा से। उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में किए जाने वाले मानव सृजित संसाधन जैसे कि यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूंजी से होता है, यानी पैसों से होता है। तीसरा हमारे पास दिया है श्रम। भौतिक बदले के उद्देश्य से किए बिना जाने वाले किसी भी शारीरिक मानसिक कार्य को श्रम कहा जाता है। भौतिक बदले, ठीक है, के उद्देश्य से मतलब हम कुछ काम करेंगे, हमें कुछ मिलेगा, तो वो कह सकते हैं। श्रम का उत्पादन सजीव साधन है। श्रम उत्पादन का क्या है? सजीव साधन है, जिसमें कृषि मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि का कार्य को श्रम में समावेश होता है। नंबर 4 यहाँ पे नियोजन दिया है, मतलब यहाँ पे नियोजक भी कह सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी, श्रम जैसे तीनों साधनों का लाभ उद्देश्य से कुशलता पूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजक कहा जाता है, मतलब या फिर आयोजक भी कह सकते हैं। इन तीनों साधनों को योजना पूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी की इसमें जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो आपकी स्कूल, यानी उसके अंदर काम करने वाले कौन है? आपके स्टाफ भी हैं, ठीक है। आप पढ़ने वाले कौन हैं? आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सारा जो सर्कल बनता है उसे जो चलाता है वो होता है डायरेक्टर, संचालक कहलाता है। तो वो कह सकते हैं यहाँ पे वो नियोजन कहलाएगा। आगे का टॉपिक दिया उत्पादन के साधनों का बंटवारा किस प्रकार होता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। मानव की आवश्यकता असीमित है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन क्या है? सीमित है, ओनली फॉर लिमिट्स के हैं। विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है सभी देशों के अंदर। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करे, ये उनके लिए क्या होता है? एक क्वेश्चन का सवाल होता है। आदि प्रश्न साधनों के बंटवारे में उद्भव होते हैं, जिसकी चर्चा निम्नानुसार हम करेंगे। नंबर 1 हमें दिया गया असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं मर्यादित और असीमित होती है। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है। जैसे कि हमें अगर 10 रुपये आज पापा दे दें तो हम क्या सोचते हैं, कल पापा मुझे 20 रुपये दीजिए। तो हमारी क्या आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। अनेक आवश्यकताएं बराबर संतुष्ट करनी पड़ती हैं। तो कुछ आवश्यकताएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव यानी उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकता असीमित होती है। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता की पसंदगी करनी पड़ती है। नंबर 2 दिए आवश्यकताओं में अतिक्रामकता क्रम, यानी देखते हैं असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन कौन सी समस्याएं यानी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण, यह व्यक्ति को निश्चित करके आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। यानी जो मान लीजिए कोई अगर चीज़ उसे यूज़ करनी है लेकिन वो सीमित मात्रा में है, तो जो जरूरी है उतना ही क्या करना, यूज़ करना। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको मान लीजिए घर से 1 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पैदल चले जाना चाहिए अगर अर्जेंट ना हो तो वहाँ पे कह सकते हैं हमें आवश्यकता ना हो तब हमें संतुष्ट उससे करना चाहिए, जिससे क्योंकि पता है कि पेट्रोल क्या होगा, हमारा पेट्रोल भी बचेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं। जो आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े और उसके बाद अन्य आवश्यकताएं, जैसे कि आपको कहीं दूर जाना है, ठीक है, जल्दी पहुंचना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? बाइक का यूज़ करेंगे। अगर आपको बोले कि आप पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, तो ये क्या होगी? बेवकूफ़ी
हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको अर्जेंट जाना है तो आपको वहाँ पे बाइक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपको 100 मीटर दूर पे जाना है सामान लेने के लिए, अगर आप बाइक लेके जाते हो, इसका मतलब क्या है, वो आपकी बेवकूफ़ी है। पेट्रोल भी आपका जा रहा है, जबकि पेट्रोल क्या है, असीमित नहीं है, सीमित ही है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो जो जरूरी हो उसको पहले यहाँ पे अग्रिमता यानी उससे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण देना, ये हमने नंबर 2 में देखा। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे मर्यादित साधन। उत्पादन के साधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। किसके? मर्यादित साधनों के अंदर, मतलब उत्पादन के साधनों में। ये सभी साधन क्या होते हैं? मर्यादित यानी लिमिट्स होते हैं, इसलिए इनका मितव्ययिता से उपयोग करना पड़ता है, यानी सोच समझकर यानी इनका उपयोग करना पड़ता है, और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। तो ये मर्यादित साधन के अंदर, जिसके अंदर किसका समावेश होता है? प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति दोनों का समावेश होता है। अब चौथा और लास्ट पॉइंट इसके अंदर दिया गया है हमें, तो साधनों का वैकल्पिक उपयोग। आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन जो है वो क्या है? सीमित हैं, यानी वो कुछ ही समय तक चल सकते हैं। इनका ही नहीं परंतु वैकल्पिक उपयोग वाली होती है, वैकल्पिक उपयोग वाली होती हैं। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। मतलब एक बार चीज यूज करने के बाद दोबारा उसे आप यूज कर सको, तो ऐसा साधन जो है वो अनेक उपयोग रखता है। इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता हो, इस प्रकार उपयोग वैकल्पिक ऐसा कहा जाता है। यानी जिस चीज को आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज ना कर सको, तो ऐसे उपयोग को वैकल्पिक कहा जाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सब चीजें, कोयला वगैरह। जमीन में गेहूं की फसल बोएं तो बाजरी, मकाई, मूंगफली अन्य फसल नहीं बोई जा सकती। जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है, यह वैकल्पिक उपयोग है। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त परिस्थिति में अनेक आवश्यकताएं संतुष्ट हो, इस तरह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का बंटवारा जो है वो करना पड़ता है। अगला टॉपिक हमें दिया है उत्पादन के साधनों में बंटवारों की पद्धति क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके अधिक तीव्रता से अधिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है, जिसमें समावेश होता है बाजार पद्धति का और समाजवादी पद्धति का समावेश होता है। ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे के एकदम अपोजिट यानी विरोधी कह सकते हैं। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियां भी विकसित हुई हैं। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक दूसरी पद्धति को स्वीकारता है। उत्पादन साधनों के बंटवारे में मुख्य पद्धतियां की जानकारी इस प्रकार है, जो हम नीचे देखेंगे। तो पहला पॉइंट, बाजार पद्धति। अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया है। बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति भी कहा जाता है। पूंजीवादी मतलब पैसे वाली पद्धति भी कह सकते हैं। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा जो होता है वो लाभ के आधार पर होता है, और इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ जुड़े हुए आर्थिक जो निर्णय जो होते हैं उसे केंद्र में लाभ मिलता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायी माना जाता है उसे पूंजी निवेश कहा जाता है। मतलब जिस उद्योग के अंदर पैसा लगाना लाभदायक हो, यानी अपना शेयर लगाना लाभदायक हो, उसे पूंजी निवेश कहते हैं। इस पद्धति में बाजार तंत्र जो होता है वो संपूर्ण रूप से मुक्त होता है, मतलब फ्री होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका उसके अंदर नहीं होती, एकदम प्राइवेट होता है। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। इस प्रकार के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है, जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है। इससे देश का आर्थिक विकास तीव्र होता है, जल्दी से होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों को हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाती है, जिसे बाजार पद्धति कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बाजार पद्धति के लक्षण। तो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हर साल बोर्ड के अंदर 3 से 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। बाजार पद्धति अर्थात क्या, और बाजार पद्धति के लक्षण को बताइए। तो ये आपको ये याद कर लेना है। पहला पॉइंट, उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। मतलब बाजार पद्धति के अंदर साधनों की जो मालिक जो होता है वो कौन? व्यक्तिगत अथवा तो कोई निजी आदमी होता है।
दूसरा, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में क्या होता है, केंद्र में लाभ मिलता है। तीसरा, ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा पॉइंट, बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। पांचवा, उत्पादन के जो साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर ही होता है। और छठा पॉइंट हमें दिया हुआ, आर्थिक निर्णय मूल तंत्र के आधार पर किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला यहाँ पे दिया है हमें बाजार पद्धति से लाभ। तो पहला लिख सकते हो आप, बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है, तो ये उससे लाभ होता है। दूसरा, उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपकी खुद की चीज़ है, तो जब तक आप उसे खराब नहीं हो जाएगी तब तक उसे आप यूज़ करेंगे। खराब होने के बाद भी आप क्या चाहेंगे कि ये चीज़ को मैं रिपेयर करा के यूज़ कर सकूँ, जिससे मेरा पैसा ना खर्चा हो। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती रहती है। इस स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता जो होती है वो क्या होती है, श्रेष्ठ बनती है। अगला हमें दिया है बाजार पद्धति की मर्यादाएं, मतलब कमियां कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमने देखा। अभी हमने क्या देखा, उसके लक्षण देखे, उसके लाभ देखें। अब यहाँ पे कौन कौन सी कमियां हैं बाजार पद्धति की, वो हम देखेंगे। बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वे संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ कमियां अथवा कुछ सीमाएं निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है, लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने वाली विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तु का उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, घटता है। यानी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हमने पढ़ा, यानी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई उन सारी चीज वस्तु का उत्पादन उसके अंदर क्या होता है, घटता है। किसके अंदर, बाजार पद्धति के अंदर। तो ये एक से एक नुकसान है। नंबर 2, राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राकृतिक संसाधनों का अव्यय यानी कह सकते हैं अपव्यय, यानी सोचा समझा यानी व्यय नुकसान होता है। नंबर 3, ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उसका शोषण यानी उसे लूट लिया जाता है, मतलब ज़्यादा भाव ले लिया जाता है। चौथा, संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। जैसे कि किसी इंसान ने अपना पूरा पैसा किसी शेयर बाजार में लगा दिया, तो वो सारा पैसे की क्या हो गया, असमानता होती है। मतलब किसी को ज़्यादा पगार, किसी को कम पगार, तो ये भी इसी के अंदर समावेश होता है। पाँचवा, एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय इसके अंदर रहता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स न्यूज़ के अंदर सुना होगा, किसी आदमी से मतलब पैसा कम देते हैं, उससे ज़्यादा काम करवाते हैं, तो ये मजदूरों का शोषण जो है वो बाजार पद्धति के अंदर देखने को मिलता है। अगला दिया है समाजवादी पद्धति, सेकंड। तो बाजार पद्धति की अनेक कमियां और असफलता के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास अपना किया। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम विरोधी यानी अपोजिट है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राजतंत्र के द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व केवल राज्य पर ही होता है, जबकि हमारा भारत जो है वो भी क्या है, बाजार पद्धति को अपनाता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन यानी राज्य कह सकते हैं देश के द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे चीन और रूस, तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दो, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर चीन के अंदर अपना एक प्लांट वगैरह रखना, तो चीन के अंदर अगर आप जाएंगे, अपने प्लांट के बारे में बताएंगे हम ये चीज़ बनाते हैं, तो आपको चीन की जो सरकार जो होगी वो आपको वहाँ पे ज़मीन भी देगी, सब कुछ देगी, आपका टैक्स वगैरह सब कुछ करेगी। वो लोग क्या कहेंगे, आप मेरे वहाँ आइए, बिजनेस डालिए, बिजनेस करिए, मेरे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वहाँ के लोगों का क्या होता है, इसे समाजवादी पद्धति कह सकते हो, आप कह सकते हो, और वो ऐसी मानसिकता वाले होते हैं। समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समग्र समाज का क्या होता है, कल्याण रहता है। इसलिए आपने देखा होगा चीन में गरीबी थोड़ी क्या है, कम है। चीज वस्तुओं का उत्पादन और भाव जो होता है वो राज्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे कि हमारे वहाँ क्या होता है, किसी वो चीज़ किसी एक ही के वहाँ मिलती है तो उसका ज़्यादा भाव रहता है, तो वो मतलब व्यापार के अंदर क्या जो होता है मालिक यानी नियोजक, वो खुद उसका क्या होता है मूल्य डिसाइड करता है, जबकि समाजवादी पद्धति में उसका भाव जो होता है वो राज्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। राज्यों के द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्य को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य जो है वो राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी यानी जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी राज्य की मालिकी की होती है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार उनसे काम भी लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई यंग है तो उससे वो ज़्यादा काम कर सकता है तो उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा। कोई बुजुर्ग इंसान अगर काम कम करता है तो उसे वेतन उसके काम के हिसाब से कम दिया जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट देखेंगे समाजवादी पद्धति के लक्षण क्या है, वो लक्षण यहाँ पे हम स्टूडेंट देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, उत्पादन के साधनों की मालिकी यहाँ पे किसकी होती है, राज्य की होती है, जबकि बाजार पद्धति में किसकी होती है, मालिकी जो होती है वो किसी मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत निजी आदमी की होती है। नंबर 2, अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो कंपनी मालिक यानी निजी के द्वारा मतलब मालिक के द्वारा लिए जाते हैं या फिर जो शेयर होल्डर के द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं, बल्कि उसमें क्या होता है, बाजार पद्धति में केंद्र में लाभ होता है, अपितु समाज का हित होता है। अब उसमें हित किसका होता है, सिर्फ ओनली फॉर बाजार पद्धति में जो कंपनी वाला होगा उसी का हित होता है। चौथा, श्रमिकों को काम के बदले वेतन चुकाया जाता है, जबकि वहाँ पे क्या होता है कि कम वेतन पे अधिक काम कराया जाता है बाजार पद्धति के अंदर। तो अगले टॉपिक के अंदर हम स्टूडेंट देखने वाले हैं बाजार पद्धति के लाभ क्या क्या हैं। लक्षण तो देख लिए, अब हम लाभ देखने वाले हैं। तो समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, तो यह फायदा होता है। तो नंबर 2, इस पद्धति में उत्पादन का निर्णय राज्य के द्वारा ही लिए जाने वाले प्राकृतिक संपत्ति का अवयव नहीं होता, यानी नुकसान वगैरह नहीं होता। जो प्राकृतिक संसाधन मतलब संपत्ति होती है, जमीन वगैरह पेड़ पौधों का नुकसान नहीं होता। आय और संपत्ति की असमानता जो होती है वो क्या होती है, दूर होती है। चौथा, ग्राहकों का शोषण भी नहीं होता है। अब आगे देखने वाले समाजवादी पद्धति के कौन कौन सी सीमाएं हैं यानी कमियां कौन कौन सी, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो दिया गया हमें समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में कुछ कमियां हैं जो नीचे दिए गए मुताबिक है। नंबर 1, उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। दूसरा, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग, यानी जो संशोधन जो है वो कह सकते हैं हम यहाँ पे खोज वगैरह, उसमें यहाँ पे स्पीड तेजी नहीं देखने को मिलती है। इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि बाजार पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है। चौथा पॉइंट, राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है, यानी जो राज्य के अंदर जो काम करेंगे जो होंगे सरकारी लोग, उनके लिए अच्छा होगा, बाकी नौकरों के लिए क्या होगा, यहाँ पे नौकरशाही जैसा यहाँ पे आशंका जो होती है वो उत्पन्न होती है। अगला यहाँ पे आता है मिश्र अर्थतंत्र हमें दिया गया है। बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल साधकर और मध्यम वर्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र को पद्धति को अस्तित्व में लाया गया। यानी मिश्र अर्थतंत्र और यानी कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप, बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति दोनों में से जो अच्छी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर जो नया तंत्र की स्थापना की गई उसे मिश्र अर्थतंत्र कहा जाता है, अथवा मिश्र अर्थतंत्र का उद्भव हुआ। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता, यानी स्टूडेंट्स कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट, यानी जमीन वगैरह सब सरकार की हो लेकिन चलाने वाले कौन हो, प्राइवेट हो। जैसा हमारे यहाँ पे जो BRT आपने देखा है वो जमीन वगैरह सारी किसकी, सरकार की है, लेकिन चलाने वाले सारे कौन है, प्राइवेट वाले हैं। और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं होते परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री, कारखाने, रेलवे, बिजली मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी के रूप में मालिकी राज्य की ही होती है। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से निर्णय रखे जाते हैं। जैसे कि रेलवे जो भी सरकारी है, लेकिन कुछ सालों के अंदर मोदी सरकार कह रही है कि रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार ने जो कम भाड़ा रखा है रेलवे का, वो भाड़ा अगर प्राइवेट बढ़ा देंगे तो सरकार उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएगी प्राइवेट होने के बाद। जैसे कि भी हर कोई सफ़र ट्रेन में कर पाता है, तो अगर प्राइवेट में अगर हो जाएगा तो इसका जो भाड़ा जो होगा वो और बढ़ा दिया जा सकता है। ऐसा होने की संभावना है कि समाज में अनिच्छिक वस्तु का उत्पादन रोकने के लिए राज्य के द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है। तो इसी तरह बिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य के द्वारा सब्सिडी कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए भी जाते हैं। तो मिश्र अर्थतंत्र के अंदर क्या होता है, जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए यानी अनिच्छनीय जो बिन उपयोगी लोग यूज़ करते हो वस्तु का, जैसे आपके पास एक कार या फिर आपने 2 कार खरीद दिखावा करने के लिए, तो ऐसी जगह पर उसमें कर यानी टैक्स जो होता है वो ऊंचा है, उस पर लादा जाता है। जबकि अगर कोई वहाँ पे कोई गरीब राज्य है तो वहाँ पे सब्सिडी और कर की राहत जो है वो लोगों को दी जाती है, जिससे लोगों को प्रोत्साहन किया जाता है।
इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सहअस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। यानी मिश्र अर्थतंत्र के अंदर क्या होता है, जो निजी साहस जो होगा वो सहअस्तित्व उसका स्वीकार किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन से। इस प्रकार अंकुश और नियंत्रण होने से मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति को नियंत्रित आर्थिक पद्धति भी कहा जाता है। ये सवाल आता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति पाई जाती है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों में बंटवारों के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया, परंतु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णतः बाजार पद्धति या 100% समाजवादी पद्धति का अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियां अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई हैं, यानी सारे देशों के अंदर। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में आर्थिक छूट छाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव को देखने को मिलते हैं। परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियां में असातत्य, आर्थिक विकास का नीची दर आदि मर्यादाएं मिश्र अर्थतंत्र में भी यहाँ पे कमियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन आंसर भी जो है इजली स्टूडेंट्स राइट कर सकते हैं। तो आपको बता दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो जो है हम बनाने वाले हैं, जो कुछ ही समय में आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं आपको वीडियो ये कैसा लगा। दीजिए अब तनवीर सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।